हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का ब्रिज कोर्स मॉड्यूल जो कि कक्षा 10वीं के नवीन विद्यार्थियों के लिए है और वर्ष 2021-22 के लिए यह लागू किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका। सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली काट इस स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका नाम दिया। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। यह घटना विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके बाद है जीव जंतु किससे बने होते हैं। तो जीव जंतु किसके बने होते हैं? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सजीव कोशिकाओं का मिलान करके ही बने होते हैं। पहले से विद्यमान कोशिकाओं में विभाजन होने से नई कोशिका बनती है। तो कोशिका जो है जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी वह किसी भी जीव की महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका से ही सजीव बनते हैं। पहले से विद्यमान कोशिकाओं में विभाजन होने से नई कोशिकाएं बनती है। सन 1674 में सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का निरीक्षण एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से किया। तो सूक्ष्मदर्शी की मदद से जीवित कोशिकाओं का निरीक्षण सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऐसे ही जीव भी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। कुछ जीव जैसे अमीबा, क्लोमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया एकमात्र कोशिका के बने होते हैं, मतलब एक ही कोशिका के बने होते हैं। ऐसे सजीवों को एक कोशिक जीव बोलते हैं। तो ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं उन्हें एक कोशी जीव कहते हैं। कई जीव अनेक कोशिकाओं के मिलन से बने होते हैं। कई जीव अनेक कोशिकाओं के मिलन होने पर बनते हैं। यह कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। सजीवों को बहुकोशिक जीव कहते हैं। इनमें कुछ उदाहरण फंजाई, पादप और जंतु है। इन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं क्योंकि यह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगला जो पॉइंट है कोशिकाओं के आकार। कोशिकाएं विभिन्न आकार व आकृति की होती है। उनके आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं, वह किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, किसी भी आकार का अमीबा हो सकता है। ठीक है, ये उदाहरण दे रखिए, अमीबा कैसा किसी भी आकार का होता है। कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है, मतलब वह सूक्ष्मदर्शी से ही देखी जा सकती है, तथा कुछ कोशिकाएं नग्न आंखों से देखी जा सकती है। सामान्यतः कोशिकाओं का आकार 0.2 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। तो इनके आकार में भी विभिन्नता पाई जाती है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक क्षेत्र अस्पष्ट होता है, मतलब उसमें केंद्रक कहाँ है यह अस्पष्ट है, क्योंकि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली बैक्टीरिया में नहीं मिलती। तो बैक्टीरिया में केंद्रक जो यहाँ पे होता है, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली नहीं होती है। उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य कोशिकांग नहीं होते जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो प्रारंभ की कोशिकाएं उनमें बहुत से अंग नहीं होते हैं, लेकिन जब उन्नत कोशिकाएं हो गई, यूकेरियोटिक कोशिकाएं हो गई, तो उसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए गए। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण द्वारा दे रखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, ये तो यहाँ जो है यूकेरियोटिक कोशिका दे रखी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छे से स्पष्ट नहीं, तो न्यूक्लियोइड है यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियोइड है। ये सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल मतलब केंद्रक झिल्ली है। ये कैप्सूल है। राइबोसोम पाया जाता है इनमें, और फ्लैजिला है क्योंकि बैक्टीरिया वाली सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल है या बैक्टीरिया की कोशिका है जिसमें कि फ्लैजिला पाया जाता है। और यहाँ पर दे रखा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी पावर हाउस ऑफ एनर्जी होता है सेल के अंदर। इसके बाद यहाँ दे रखा अगला जो पॉइंट है कोशिका। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशी जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशीय सजीव कहते हैं। तो ऐसे सजीव जो केवल एक कोशिका के बने उन्हें एक कोशीय जीव कहते हैं,
और ऐसे जो अनेक कोशिकाओं से जिनका शरीर बना है उन्हें बहुकोशीय सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने 1839 ईस्वी में श्लीडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? श्लीडेन और श्वान ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो इस सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। यह भी महत्वपूर्ण है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती। तो सजीव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं सभी कोशिका के अंदर होती है। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवंशिक सूचनाएं होती है। जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन है सब कोशिका के अंदर ही होती है, जिनसे कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण होता है। सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती है। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान को बोलते हैं साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी सेल बायोलॉजी कहलाता है। कोशिकाएं सजीव होती है तथा वे सभी कार्य करती है जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमयुक्त, कशाभिका युक्त, बहुभुजी आदि प्रकार की होती है। तो इनका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका आवरण, सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो कोशिका होती है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका आवरण कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली अवकलीय पारगम्य सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसका अर्थ है कि यह झिल्ली किसी पदार्थ, अणु या आयन को मुक्त रूप से पार होने देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो सिलेक्ट करके अंदर जाने देती है कोशिका के अंदर कुछ पदार्थों को और कुछ को रोक देती है। इसे कभी कभी जीवद्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इनके भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। तो कोशिका के अंदर होता है केंद्रक या केंद्रिका, जीवद्रव्य, और इसके अलावा होते हैं गोल्गी यंत्र या गोल्जी बॉडी कहते हैं जिन्हें, कणाभ सूत्र होते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, गुणसूत्र या जीन, और राइबोसोम या सेंट्रोसोम, लवक मतलब प्लाज्मिड जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे कोशिका के दो चित्र दे रखे हैं। ये इतने स्पष्ट नहीं है, आपकी बुक में बहुत अच्छे से चित्र दे रखे हैं, आप देख सकते हो। आपकी कक्षा 9वीं की पुस्तक में भी अच्छे से चित्र दे रखे थे। उसके बाद यहाँ कोशिका विभाजन के बारे में दे रखा है। एक मात्र कोशिका में पुत्री कोशिकाओं को बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं का बनना ही कोशिका विभाजन है। कोशिकाएं स्वयं वृद्धि करके विभाजित होती है। कोशिका विभाजन के प्रकार, तो कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं, असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो असूत्री जो विभाजन होता है, असूत्री विभाजन गुणसूत्र विभाजित नहीं होते हैं, इसमें गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम वह विभाजित नहीं होते हैं। जबकि समसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या पुत्री कोशिकाओं के समान होती है। इसके बाद है समसूत्री विभाजन के कारण ही जीवों में वृद्धि या विकास होता है। तो समसूत्री विभाजन जब होता है तो उसी से जीवों में वृद्धि होती है और उसका विकास होता है। इसको हम डिटेल में आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव इस विभाजन के द्वारा ही अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इनमें मात्र कोशिकाओं के समान ही दो कोशिकाएं बनती है और घाव भी समसूत्री विभाजन के कारण ही भरते हैं। तो यहाँ पे जो विभाजन का प्रकार दे रखा, जैसे यहाँ पर एक अमीबा है, इसमें जब विभाजन की प्रक्रिया होती तो इसमें जो है विभाजन इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे एक सेल से ये दो अलग अलग सेल बन जाती है। इस प्रकार से इनमें विभाजन हो जाता है और इसी प्रकार से इनमें अलैंगिक प्रजनन भी इसी प्रकार से होता है। इसके बाद है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जंतुओं में प्रायः कम ही पाया जाता है। तो असूत्री विभाजन जंतुओं में कम होता है। इस प्रकार का विभाजन कम विकसित एक कोशिकीय जीवों, मुख्यतः पौधों, कवकों, शैवालों में पाया जाता है। इसके बाद अगला जो है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी रह जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है।
इसके कारण ही संतान माता पिता के समान होती है। कोशिकाएं ऐसे समूह को जिनकी उत्पत्ति रचना और कार्य समान हो उससे ऊतक कहते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति रचना और कार्य समान होते हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। तो ठीक है, इसको हम डिटेल में और आगे के जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें पढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं जनन की परिभाषा एवं प्रकार। प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव या संतति उत्पन्न करता है, इस क्रिया को ही जनन कहते हैं। ठीक है, जनन द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है तथा किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। तो ये जनन की परिभाषा थी। इसके बाद यहाँ पर जो है जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक जनन दो प्रकार के जनन होते हैं। अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है, इसमें एक जीव द्वारा ही संतान उत्पत्ति संभव है। अलैंगिक जनन कई प्रकार की विधियों द्वारा होता है और इसमें उत्पन्न संतति पेरेंट के समान होगी, अर्थात आनुवंशिक रूप से समान होगी। और जो लैंगिक जनन है इसमें दो भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। इसमें नर तथा मादा दो भिन्न जीवों के सहयोग या मिलने से संतति का निर्माण होता है, अर्थात ये आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। बाकी सारी जो चीज़ें हैं हम डिटेल में अपनी बुक में पढ़ेंगे जब उसमें हम आगे स्टडी करेंगे। तो अब आगे जो हम जीव प्रक्रम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।